लगता है सुप्रीम कोर्ट को अब ईडी वर्सेस सीएम ममता बनर्जी केस में वेस्ट बंगाल सरकार का स्टैंड थोड़ा ज्यादा टेक्निकल और सिचुएशन से डिस्कनेक्टेड लग रहा है। कोर्ट का मूड हियरिंग में ऐसा था जैसे जजेस ये समझना चाह रहे हो कि अगर ईडी की वर्जन सही मान ली जाए और एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर रेड के बीच जाकर इन्वेस्टिगेशन को रोकने लगे तो फिर एजेंसी करेगा क्या, बस देखती रहे। इसीलिए बेंच का टोन शार्प था और इसी वजह से ये मैटर सिर्फ एक रेड का डिस्प्यूट नहीं बल्कि सेंटर वर्सेस स्टेट पावर क्लैश का बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन गया है। तो व्यूअर्स, क्या है ये पूरा मुद्दा और क्या सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी की सरकार को एक जोरदार डांट लगाई है? चलिए आज के इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब पूरा कंट्रोवर्सी जनवरी के कोलकाता आईपैक रेड से निकला। ईडी का कहना है कि ये रेड्स 2742 करोड़ कोल स्मगलिंग केस की इन्वेस्टिगेशन का पार्ट थी। एजेंसी का एलिगेशन है कि जब स्टैट्यूटरी एक्शन चल रहा था तब सीएम ममता बनर्जी वहां पहुंची और इन्वेस्टिगेशन को ऑब्स्ट्रक्ट किया। इसके बाद ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का डोर नॉक किया और आर्टिकल 32 के अंदर पिटिशन फाइल करके सीबीआई प्रोब की डिमांड की, नॉट जस्ट अगेंस्ट द चीफ मिनिस्टर बट ऑल्सो अगेंस्ट सीनियर पुलिस ऑफिसर्स वो अलिजेडली अकम्पनीड हर। यही से केस फैक्चुअल डिस्प्यूट से ऊपर उठकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बन गया। अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने सबसे पहले और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन मेंटेनेबिलिटी पर उठाया। सीनियर एडवोकेट श्याम देवान ने कोर्ट को बताया कि ईडी कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, कोई लीगल और नेचुरल पर्सन नहीं है और इसलिए वो आर्टिकल 32 इन्वोक करके ये क्लेम ही नहीं कर सकती थी कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए। स्टेट के बेसिक पॉइंट ये थे कि आर्टिकल 32 आमतौर पर इंडिविजुअल्स के लिए है जब स्टेट उनके राइट्स इन्फ्रिंज करे, लेकिन यहाँ खुद एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट कोर्ट आकर राइट्स लैंग्वेज यूज कर रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है। लेकिन जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा लेड बेंच ने इस टेक्निकल ऑब्जेक्शन को सीधा प्रैक्टिकल लेंस से टेस्ट किया। कोर्ट ने पूछा कि इफ अ सीएम अकॉर्डिंग टू द ईडी barges in and obstructs statutory work, is it that the ED cannot move under Article 32 or 226? So will the ED be left remediless? This is an unusual situation and unhappy situation. This has not happened before. अभी स्टेटमेंट हियरिंग का टर्निंग पॉइंट था। कोर्ट ने अभी फाइनल व्यूज नहीं दिए लेकिन ये जरूर सिग्नल किया है, लेकिन वो इशू को सिर्फ नैरो टेक्निकलिटी तक लिमिट करके देखने के मूड में नहीं है। अब बेंच ने एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया कि द लॉ हैज टू इवॉल्व अकॉर्डिंग टू न्यू सिचुएशंस। देयर कैन नॉट बी अ वैक्यूम, इट कैन नॉट बी दैट देयर इज नो रेमेडी इन लॉ टू अ सिचुएशन। यानी कि कोर्ट कह रही है कि सिस्टम में ऐसा लीगल गैप नहीं हो सकता जहां एक सीरियस इंस्टीट्यूशनल रॉन्ग का एलिगेशन हो और लॉ बोले कि सॉरी, इस सिचुएशन के लिए मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। और वही जगह है जहां सुप्रीम कोर्ट को वेस्ट बंगाल के मेंटेनेबिलिटी ऑब्जेक्शन से प्रॉब्लम होती दिखे। अब ईडी की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने मैटर को लार्जर पब्लिक लॉ इशू के रूप में फ्रेम किया था। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर हु इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन द स्टेट हिंडर्ड अ लॉफुल ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन बी कंडक्टेड इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। यानी ईडी का स्टैंड ये है कि ये सिर्फ ऑफिसर्स का पर्सनल ग्रीवांस नहीं है। जब स्टेट का हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव हेड एलिजिडली लॉफुल इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करे तब इशू रूल ऑफ लॉ का बन जाता है। अगर ऐसे कंडक्ट के अगेंस्ट कोई जुडिशियल रेमेडी ना हो तो कल को पॉलिटिकली सेंसिटिव रेड्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब सीनियर एडवोकेट श्याम देवान ने जवाब में कहा कि ईडी सेंडर का इंस्ट्रूमेंट है, एक डिपार्टमेंट है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उसे राइट टू सू नहीं देता। उन्होंने क्लियरली सबमिट किया कि देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ द सिविल लिबर्टी और राइट्स ऑफ द ईडी व्हिच इज बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन हियर। उनका कहना था कि अगर सेंटर को कंप्लेन है तो वो आर्टिकल 131 के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का यूज कर सकता है क्योंकि वो स्पेसिफिकली सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स के लिए अवेलेबल है। मतलब स्टेट का आर्ग्यूमेंट ये था कि गलत कॉन्स्टिट्यूशनल डोर नॉक किया गया है, आर्टिकल 32 नहीं आर्टिकल 131 का रूट अवेलेबल था। अब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल अपीयरिंग फॉर सीएम ममता बनर्जी ने भी इसी लाइन को सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि एन ऑफिसर ऑफ द ईडी डिड नॉट हैव फंडामेंटल राइट टू इन्वेस्टिगेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कोई पर्सनल लिबर्टी नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन एक स्टैट्यूटरी पावर है जो पीएमएलए से मिलती है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल का पॉइंट था कि स्टैट्यूटरी पावर को फंडामेंटल राइट बनाकर आर्टिकल 32 का गेटवे ओपन नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि सेंटर कैन नॉट सो यूजिंग आर्टिकल 32 बाय यूजिंग द ईडी एज अ फ्रंट। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एजेंसी के थ्रू डिसगाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशन नहीं चला सकती। स्टेट का सबसे पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न फेडरलिज्म था। सीनियर एडवोकेट दीवान ने कोर्ट को कॉशन भी किया कि अगर सेंट्रल एजेंसीज को आर्टिकल 32 के थ्रू स्टेट्स के खिलाफ आने दिया गया तो फेडरल बैलेंस सीरियसली डैमेज हो सकता है। उन्होंने कहा कि द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वुड बी इन टैटर्स। States are not mere appendage to the center.
Courts must be on guard against the conscious whittling down of power of the states by the union government. ये सबमिशन सिर्फ रिटोरिक नहीं था, इसका प्रैक्टिकल मतलब ये भी है कि कल को सेंटर अपनी मल्टीपल एजेंसीज के नाम पर स्टेट्स को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में खींच सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन का बैलेंस शिफ्ट हो सकता है। सीनियर एडवोकेट दीवान ने ये भी आर्ग्यू किया कि एजेंसीज को सू करने का पावर तभी माना जा सकता है जब पार्लियामेंट स्पेसिफिकली दे। उन्होंने कहा कि इफ पार्लियामेंट वांट्स टू कन्फर एन एजेंसी द पावर टू सू, इट वुड कन्फर द पावर स्पेसिफिकली। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज आर नॉट बॉडी कॉर्पोरेट्स विद द पावर टू सू। इस आर्ग्यूमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने सीबीआई, एनसीबी, आईबी, एसएफआईओ, डीआरआई और वेस्ट बंगाल सीआईडी जैसे बॉडीज का भी एग्जाम्पल दिया और बोला कि इन एजेंसीज के क्रिएटिंग स्टैट्यूट्स या नोटिफिकेशन में भी ऐसा एक्सप्रेस पावर नहीं दिया गया। इसीलिए उन्होंने मैटर को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर करने की भी रिक्वेस्ट की, क्योंकि जो रूलिंग यहाँ होगी वो फ्यूचर में मल्टीपल एजेंसीज के लिए प्रेसिडेंट बना सकती है। अब केस का एक और इंटरेस्टिंग लेयर जनवरी 15 के सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से आता है। कोर्ट ने तब कोलकाता पुलिस की ईडी ऑफिसर्स के अगेंस्ट प्रोब स्टे की थी। स्टेट पुलिस का एलिगेशन ये था कि आईपैक रेड्स के दौरान ईडी ऑफिशियल्स ने तृणमूल कांग्रेस के सेंसिटिव इलेक्शन रिकॉर्ड्स चुरा लिए। यानी स्टेट साइड का नैरेटिव ये है कि रेड लॉफुल इन्वेस्टिगेशन का कवर नहीं बल्कि पॉलिटिकल ओवररीच हो सकती है। ईडी का काउंटर ये है कि वो लेजिटिमेट कोल स्मगलिंग इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। तो फैक्चुअल बैटल फील्ड भी काफी हीटेड है, बट अभी जो हियरिंग हुई है उसका कोर फोकस कॉन्स्टिट्यूशनल मेंटेनेबिलिटी पर था। बेंच ने पहले भी रिमार्क किया था कि ये मैटर सीरियस इश्यूज रेज करता है कंसर्निंग द स्कोप ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस कैरीड आउट बाय सेंट्रल एजेंसीज इंक्लूडिंग द ईडी एंड इंटरफेरेंस बाय स्टेट एजेंसी। इससे क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक आइसोलेटेड पॉलिटिकल स्पैट की तरह नहीं देख रहा। कोर्ट के सामने बिगर क्वेश्चंस है। सेंट्रल एजेंसीज की लिमिट क्या है, स्टेट इंटरफेरेंस कितना लॉफुल हो सकता है, और जब दोनों एक दूसरे पर अब्यूज ऑफ पावर का एलिगेशन लगाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का सही रूट क्या होगा। अब नेक्स्ट हियरिंग मार्च 24 को है और वहीं से पिक्चर और क्लियर होगी। क्या कोर्ट आर्टिकल 32 रूट को एंटरटेन करेगी या कहेगी कि रॉन्ग रेमेडी चूज हुई है। क्या मैटर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जाएगा। क्या कोर्ट एक लिमिटेड डॉक्ट्रिन इवॉल्व करेगी फॉर एक्सेप्शनल ऑब्स्ट्रक्शन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज। तो व्यूअर्स, अब क्या रहा है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।